हेलो फ्रेंड्स, एक छोटा सा टॉपिक आपके सिलेबस में यूनिट 4th में रह गया था, फॉसल। कुछ पार्ट, हालांकि इंट्रोडक्टरी पार्ट में पेलियोबॉटनी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि फॉसल क्या होते हैं। ठीक है, एक रिवीजन के तौर पे इस जो 4th यूनिट का ये पार्ट है, इसमें आपको फॉसल एंड फॉसलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ फॉसल्स पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है। स्टार्ट विद फॉसल। अगर फॉसल की बात करें कि फॉसल होता क्या है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो भी रिमेन्स प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में या पहले किसी समय में जो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, मौजूद थे बट अब नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके जो रिमेन्स हैं, या फिर ये कहें हाँ, उनके जो रिमेन्स हैं या जो एविडेंसेस के तौर पे जो पार्ट्स रह गए हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में दबे हुए, उन्हीं को फॉसल कहता है। अगर सिंपल साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो कोई भी ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंसेस किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो प्री हिस्टोरिक टाइम में मौजूद था, तो उसे ही फॉसल कहते हैं। फॉसिल इज़ द बेस्ट टूल फॉर द पेलियोबॉटनी। इसका पेलियोबॉटनी के लिए बेस्ट टूल है, क्योंकि जब भी हम पेलियोबॉटनी की बात करते हैं तो बॉटनी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो प्लांट्स की बात हो रही है, और पेलियो जहाँ पे भी कहीं वर्ड लगता है दैट मीन्स कि वो प्री हिस्टोरिक टाइम की बात हो रही है। ठीक है, टूल वहाँ पे काम कैसे करता है पेलियोबॉटनी के लिए, कि पहली बात तो कि उसके स्ट्रक्चर या एनाटॉमी को देख करके या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देख करके हमें ये पता लगता है कि उस समय कैसे कैसे प्लांट्स और एनिमल्स थे, एक बात। दूसरी बात है कि हमें ये पता लगता है कि हाँ, उस समय के इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या थी। तीसरी बात हमें ये पता लगती है क्योंकि बहुत सारी ऐसे जब हम पेलियोबॉटनी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसी भी कंडीशंस निकल कर के आती हैं, या ये कहें कि कुछ ऐसे भी एविडेंसेस निकल के आते हैं जिनसे ये पता लगता है कि पहले जो प्लांट थे वो अब नहीं है, तो उसका रीज़न क्या था, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जिसकी वजह से कि अगर मान लीजिए कि अभी का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही हूँ उसी कंडीशंस की तरफ, तो जैसे वो एक्सटिंक्ट हो गई तो अभी हम उन स्पीशीज़ के लिए या उस तरह की दूसरी स्पीशीज़ के लिए कंजर्वेशन के कुछ भी तरीके अपना सकते हैं। ठीक है, इस वजह से पेलियोबॉटनी के लिए ये जो फॉसल है वो एज अ टूल वर्क करता है। और कभी भी बात करें कि फॉसल मिलेगा कहाँ पे, ऑलवेज इन अ सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि 3 तरह की रॉक्स होती हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। इग्नियस हमेशा वो होंगे जो वोल्केनिक ऐश से बनी होती हैं, जो मेटामॉर्फिक होती है वो इग्नियस की ही मेटामॉर्फोसिस होकर के जो फॉर्म होती हैं वो कहलाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक्स वो होती हैं जो सिंपल है, सेडिमेंटेशन से बनी हुई है। इट में भी ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा आपकी सेडिमेंटेशन से मतलब स्ट्राटा फॉर्म करके जो बनी हुई है, ये एक्वाटिक किसी एक्वाटिक बॉडी में भी हो सकती है, दैट मीन्स पॉन्ड्स, लेक्स एंड जैसे उसमें इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है ना, सेम काइंड ऑफ सेडिमेंटेशन वही प्रोसेस है। तो ये हमेशा जो फॉसल होगा वो कहाँ पे मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स में, क्योंकि स्ट्राटा जब फॉर्म होते हैं तभी फॉसल प्रिजर्व्ड हो पाते हैं। तो कोई भी प्रिजर्व्ड प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में जो ऑर्गेनिज्म या कॉन्क्रीट एविडेंस थे वो ही फॉसल कहलाते हैं। फॉसिलाइजेशन क्या है, फॉसिल का फॉर्मेशन ही फॉसिलाइजेशन कहलाता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 थ्योरीज दी गई थी, रिप्लेसमेंट थ्योरी और इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी। रिप्लेसमेंट थ्योरी ये कहती थी कि जितना भी ऑर्गेनिज्म में जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं सॉइल सॉल्यूशन में जितना मिनरल्स मौजूद है। ठीक है, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिनल सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल ऑफ अ प्लांट और एनिमल वन बाय वन, द मॉलिक्यूल प्रेजेंस इन द सॉइल सॉल्यूशन। ठीक है, और ये होगा कैसे, सिंपल है। अब तो चीज़ें भी क्या, अगर केमिस्ट्री के बारे में मतलब अब ऐसे एविडेंसेस देखे गए हैं जिनमें आपको पता लगता है कि हाइड्रोलिसिस और वेदरिंग है सॉइल की, इन सब तरीक़ों से मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो रिप्लेसमेंट थ्योरी यही कहती थी कि फॉसिलाइजेशन, जो फॉसिल का फॉर्मेशन है वो कुछ इसी तरह से हुआ था कि मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ द इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी। इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी ये कहती है कि नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, एक्चुअल में उनका जितने भी बायोमोलिक्यूल्स थे, क्योंकि ज़्यादातर जो लाइफ फॉर्म्स होती हैं उनमें बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो हर पॉलीमर पहले अपने
जो मोनोमर था उसमें आता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि सेल वॉल की, ठीक है, तो सेल वॉल बेसिकली सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज का अगर मोनोमर देखे जा करके तो वो कोई एक पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट को अगर ब्रेक डाउन करें तो वो क्या CHO से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यही पहले अपने मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में आते हैं, और फिर ये जब जैसे ही कार्बन रिलीज़ होता है तो आसपास के एरिया में या आसपास की सराउंडिंग्स में जो भी कार्बोनेट है या कहें सॉल्ट सॉल्यूशन में जो भी मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, उनके साथ में बाइंड करके कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक मतलब जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो डिसइंटीग्रेट होता रहता है, लेकिन साथ में सेल वॉल के थ्रू इनका डिपोजिशन होता रहता है, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन, इसी को इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं कि एक डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, सेल वॉल के थ्रू। तो जो फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस है उसको इस थ्योरी के थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया। दोनों ही थ्योरी कहीं तक किसी हद तक की अपने अपने मायनों में सही थी, रिप्लेसमेंट थ्योरी भी, इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी। द नेक्स्ट पार्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉसिलाइजेशन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फॉसिलाइजेशन यानी कि फॉसल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। तो अगर इसमें बात करें तो पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है नेचर ऑफ प्लांट मटेरियल। मतलब कि अगर कोई प्लांट मटेरियल थिन है, हार्ड है या फिर डेलिकेट है, इस बात पे डिपेंड करेगा। ऑफकोर्स जो हार्ड सब्सटेंसेस होंगे उनको डिग्रेडेड होने में टाइम लेंगे और ज़्यादा अच्छे से प्रिजर्व हो पाएंगे इन कंपैरिजन टू कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि थिन है या डेलिकेट है, जिसके सॉफ्ट टिश्यू होंगे वो हो सकता है प्रिजर्व उतने अच्छे से ना हो पाए जितना कि कोई हार्ड टिश्यू होता है। दूसरी बात है कि मिनरलाइजेशन का जो मतलब किस हद तक मिनरलाइजेशन हो पाया है, ठीक है। तो ये सेकेंड फैक्टर है। एंड द थर्ड वन इज़ द कि कितने स्पीड से हो रहा है, जो डीके है सब्सटेंस का वो कितनी स्पीड से हो रहा है। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो एक होता है कि बर्निंग एकदम जैसे डिकम्पोजिशन है, मान लीजिए डिकम्पोजिशन और बर्निंग की बात करें तो एक बर्निंग है कि थोड़ा थोड़ा सुलग रहा है, और एक होता है कि बस लाइक यहाँ पे वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए लेकिन फिर भी क्रिमेंसन जैसे, ठीक है, वो कर दिया। तो ये दूसरा सेकेंड कैटेगरी क्रिमेंसन की हो गई कि बस डाला और ऐश सीधे फॉर्म में आ गया, ठीक है, राख फॉर्म में मिल गया। तो ये दो तरह का है। तो ये रैपिडिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि डीके की स्पीड क्या है, डिकम्पोजिशन जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का हो रहा है, ओरिजिनल बायोमोलिक्यूल्स का हो रहा है लाइफ फॉर्म्स के, जिसका भी लाइफ फॉर्म जो जो उसमें केमिकल्स कंपाउंड्स पाए जा रहे थे उस पर उनकी डीके की स्पीड पर डिपेंड करता है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द टाइप ऑफ फॉसिल। टाइप ऑफ फॉसिल, यहाँ से क्वेश्चन MCQs के लिए बहुत बनेंगे। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि कौन कौन से टाइप्स हैं और उनसे कौन सी स्टडी में ज़्यादा हेल्प मिलती है, ये चीज़ें बहुत गौर से सुनिएगा। फर्स्ट वन इज़ द कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन क्या होता है कि कोई भी जब कभी प्लांट या प्लांट पार्ट किसी वर्टिकल प्रेशर ज़रूरी नहीं है, किसी प्रेशर के थ्रू सेडिमेंट्स में दब जाए या रॉक्स में दब जाए, ठीक है, तो उसी को कॉम्प्रेशन कहते हैं। इसका सबसे मतलब एग्जांपल की बात करें तो लीफ भी हो सकता है प्लांट, और प्लांट पार्ट में लीफ भी हो सकता है कोई जिसकी थिकनेस है अपने आप में, वो पार्ट भी हो सकता है। लीफ की अगर बात करें तो लीफ का जो स्ट्रक्चर होगा वो एज सच रहेगा, लेकिन जब कभी कोई ऐसा पार्ट जिसमें थोड़ी सी थिकनेस है, ठीक है, सपोज़ अगर हम बात करें फ्रूट्स की या फिर फ्लावर की, तो उसकी शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है। यानी कि कॉम्प्रेशन एक अच्छा फॉसिल रिकॉर्ड है तो, बट वो केवल स्ट्रक्चरल डिटेल देता है। कैसी? एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल डिटेल देता है। इंटरनल यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी हो तो हमें कॉम्प्रेशन इज़ द बेस्ट, बट इंटरनल के लिए ये कोई एविडेंस है जिससे हमें नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द पेट्रीफाइड फॉसिल। यानी कॉम्प्रेशन की बात करें तो वो सबसे अच्छा बेस्ट स्टडी किस पार्ट की, मतलब कि किस चीज़ की कर पाता है, तो फॉर एक्सटर्नल स्टडी के लिए। पेट्रीफैक्शन की बात करें, जो पेट्रीफाइड फॉसिल्स होते हैं ये रेयर होते हैं बट बेस्ट सूटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही स्ट्रक्चर प्रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है। प्रिजर्व कैसे होते हैं कि सिंपल ये जो रिप्लेसमेंट थ्योरी थी, मिनरलाइजेशन होता रहता है कि कंपाउंड्स अपने
सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स कार्बोनेट या सल्फेट, फॉस्फेट, आसपास सिलिकेट्स जो भी कुछ है उनके साथ बाइंड करके इंटरनल स्ट्रक्चर तो प्रिजर्व करते ही, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी प्रिजर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से और ये जो मतलब मिल करके कंपाउंड बनता है उनको पायराइटिंग एजेंट कहते हैं, सॉरी पेट्रीफाइंग एजेंट कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पायराइट। ठीक है, तो ये वाला जो पेट्रीफाइंग फॉसिल है ये एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों को प्रिजर्व करता है। जैसे एज हाँ, इस स्ट्रक्चर में देखिए जैसे कि मतलब सिंपल है, अगर एक मिनट, अगर सपोज़ ये मान लीजिए कोई दो सेल्स हैं, ठीक है, तो एक्सटर्नल यानी यहाँ से तो प्रिजर्व करेगा ही, साथ में यहाँ मतलब कि जो भी कंपाउंड मिनरलाइजेशन के थ्रू जो भी कंपाउंड बनता है वो इस सेल की जो वैक्यूल होगी इन सब चीज़ों को रिप्लेस करके भी यहाँ पे भी डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए सिंपल है कि किसी जो क्या आती ब्रेड आती है या कोई भी ऐसा फ्लफ़ी सा सब्सटेंस हो, जैसे कि स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज पे अगर आप चूड़ी रखो ना तो वो है ना कि आप चूड़ी का शेप भी आ रहा है और वो भी आ रहा है। ठीक है, तो यही कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता होगा जब पेट्रीफाइड फॉसल फॉर्म हो रहा होता है। इसी वजह से ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों ही प्रिजर्व हो जाते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द इनकस्टेशन। इनकस्टेशन का मतलब हुआ कि जैसे कि कास्ट होता है, कास्ट का मतलब कि केवल साँचे से है। ठीक है, मान लीजिए कोई सेल है, सेल के अराउंड कोई सेल ऐसी रेक्टेंगुलर शेप की है, तो कोई भी जो मिनरल है, सब्सटेंसेस हैं, वो आकर के यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। तो क्या होगा कि इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ कोर्स से मतलब कि ये किस शेप में है, रेक्टेंगुलर था कि ओवॉइड था कि सर्कुलर था, इस शेप में आ जाएगा ना, तो यही इनकस्टेशन कहलाता है। इस तरह की जब फॉसल फॉर्म होती है तो वो इनकस्टेशन कहलाती है। इनकस्टेशन का लेकिन ये कॉम्प्रेशन से अलग कैसे है, क्योंकि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी तो यहाँ पे भी कॉम्प्रेशन में भी सेफ हो रही थी, यहाँ पे भी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पता चलती है। फ़र्क क्या है कि कॉम्प्रेशन में इट मे बी पॉसिबल कि वहाँ पे ओरिजिनल ऑर्गेनिक सब्सटेंस मौजूद हो सकता है, लेकिन पेट्रीफिकेशन में पेट्रीफाइड फॉसिल्स होते हैं उनमें भी मिल जाता है, लेकिन इनकस्टेशन में धीरे धीरे रिप्लेसमेंट होता रहता है, डिकम्पोजिशन होता रहता है, जिसकी वजह से कभी भी बहुत रेयर है कि उसमें कोई ओरिजिनल ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमें मिले। ठीक है, दिस इज़ द इनकस्टेशन। द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द इम्प्रेशन। इम्प्रेशन इज़ द सिंपल है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब कभी कोई ऐसा सॉफ्ट मटेरियल पे जब कभी मान लो कोई गीली मिट्टी है उस पर आकर के पत्ती पड़ जाती है, तो पत्ती का जो वनेशन पैटर्न है वो ऑफकोर्स उस गीली मिट्टी पर छप जाएगा। ठीक है, और जब कभी यही गीली मिट्टी बिकॉज ऑफ ड्राई कंडीशंस और सनलाइट या किसी भी वजह से वो जैसे जैसे मान लीजिए बाहर की जो सराउंडिंग्स की जो हॉट कंडीशंस हैं उनकी वजह से जैसे सूखती है और उसके बाद फिर अगर सेडिमेंटेशन हो रहा है या किसी तरह से वो उतना पोर्शन प्रिजर्व्ड हो गया तो वो ही इम्प्रेशन कहलाता है। ठीक है, इस तरह से जो फॉर्मेशन होते हैं वही इम्प्रेशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखिए ना लीफ आई तो लीफ का पैटर्न भले ही लीफ डिके हो सकती है, इट में भी मतलब कि पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई, अगर हार्ड हुई तो डिकम्पोज नहीं भी हुई वो, लेकिन पूरी तरह से प्रिजर्व्ड हो गई। जब कभी वो उस तरह का फॉसल मिलता है तो वो क्या सबसे बेस्ट होता है किसकी स्टडी के लिए, क्यूटिकल के लिए या फिर वनेशन पैटर्न के लिए, और इसमें ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल किसका, लीफ का ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के लिए यूज़फुल है। ठीक, द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ कॉम्पैक्टेशन। कॉम्पैक्टेशन इज़ सिमिलर टू कॉम्प्रेशन, बस अंतर इतना है कि उसमें चारों तरफ से प्रेशर की बात हो रही थी। कॉम्पैक्टेशन के लिए हमेशा वर्टिकल प्रेशर की बात होती है। अगर कोई फॉसल का फॉर्मेशन वर्टिकल प्रेशर की वजह से हुआ है तो इसको कॉम्पैक्टेशन कहते हैं, और इसे ममीफाइड फॉसल भी कहते हैं। ठीक है, इसका ये ज़्यादातर देखा किसमें, लेदरी लीव्स में या फिर फ्रूट्स और सीड्स के लिए बेस्ट सूटेड है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज कोल बॉल्स। कोल बॉल्स क्या होती है, जो पेट्रीफाइड हमने पढ़ा है, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी को जो प्रिजर्व करे ऐसा फॉसल। तो कोल बॉल्स क्या है कि जब वो स्फेरिकल फॉर्म में पाया जाता है तो वो कोल बॉल्स कहलाती है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज द एम्बर। जितने भी कोनिफरेल्स कैटेगरी के जो प्लांट हैं यानी पाइनस टाइप,
ठीक है। तो उनसे हमेशा कुछ ना कुछ एक्सुडेशन निकलता रहता है, जिनमें रेजिन कैनाल्स पाई जा रही है उसमें एक्सुडेशन निकलता रहता है, और जैसे ही वो इन्वायरमेंट के सराउंडिंग्स के कांटेक्ट में आता है या एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो सूखने लगता है। ठीक है। अब सपोज उसमें उस दौरान उसमें कोई भी ऐसा सब्सटेंस ऑर्गेनिक या लाइफ फॉर्म आ करके फंस गया, तो अब होता क्या है कि वो जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है वो सूखना स्टार्ट कर देगा, तो वो एज सच प्रिजर्व हो जाता है। ये जो रेजिनस सब्सटेंस है यही फॉसिल फॉर्म में कभी कभी मिलता है और इसको एम्बर कहते हैं। राइट। द लास्ट कैटेगरी इज स्यूडोफॉसिल। स्यूडोफॉसिल केवल इतना है कि कभी कभी रॉक्स कुछ ऐसी शेप ले लेती हैं जो रिजेम्बलेंस शो करती हैं कि ये फॉसिल है, बट एक्चुअल में ना ही वहाँ पे कोई लीफ दबी होती है, ना ही वो एज सच कोई फॉसिल होता है। उसी को स्यूडोफॉसिल कहते हैं। स्यूडो का वर्ड का मतलब ही है कि जहाँ पर केवल भ्रम पैदा हो रहा हो, एग्जैक्टली वहाँ पे कोई सब्सटेंस नहीं है। ठीक है। तो वो कैटेगरी कहलाती है स्यूडोफॉसिल। दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फॉसिलाइजेशन एंड फॉसिल। एक पार्ट इसमें और रह गया है टेक्निक्स का, कि फॉसिल की स्टडी कैसे की जाती है, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा टेक्निक्स पर क्वेश्चन आए थे, तो इसमें भी पूछा जा सकता है। तो एक छोटा सा लेक्चर उस पर भी नेक्स्ट टाइम बता दूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।